हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, क्या हालचाल। चलिए, सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के अंदर ये देख लिया था कि एक मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है और एक मेटल के नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन होने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि दो कैटायन एनायन के बीच में लगता है। तो वो हम लोगों ने पूरी बात कर ली थी। आज हम लोग एक बिल्कुल नया, फ्रेश और हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल्स। गाइस, इस टॉपिक को कुछ एनसीईआरटी में तो अकरेंस दे रखा है, लेकिन अगर आप आईसीएसई बोर्ड्स वगैरह की बात करें तो इसका एक और नाम वहां पर आपको दे रखा है, तो वो मैं लिख देता हूं, दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। ये क्लास 12th में आप लोग फिर से पढ़ने वाले हैं, बट इस टॉपिक को क्या बोला जाता है, मेटलर्जी। नाउ गाइस, व्हाट इज मेटलर्जी? सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, दैट व्हाट इज मेटलर्जी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेटलर्जी की डेफिनेशन लिखो, इट इज द प्रोसेस of extraction. It is the process of extraction of metal from its ores. From its ores. अब ये ores वगैरह क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बात, सिंपल सी बात समझ लो, धरती में से, जमीन में से या वाटर में से, यानी समुद्र के पानी में से, सी वाटर में से, यानी कि या तो फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, अर्थ का जो क्रस्ट होता है यानी जमीन में से, या आपके सी और वी कैन से ओशंस में से, मेटल को निकालने की जो पूरी प्रोसेस होती है ए टू जेड, उस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है मेटलर्जी। तो यहां पर हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं स्टडिंग अबाउट मेटलर्जी। क्या ये चीज क्लियर हो गई? पक्की बात। चलिए, सो बच्चों, आप लोगों ने एक बात देखा होगा कि जो लोहा होता है यानी आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे तमाम मेटल्स कहां से मिलते हैं? नो डाउट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट करेंगे दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स यानी जितने भी आपके मैक्सिमम मेटल्स होते हैं आर ऑलवेज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। बेटा, अर्थ क्रस्ट का मतलब जमीन के अंदर होते हैं। ये आपको जमीन खोद के इन्हें निकालना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा ना, सोने की खदानें होती है, तो सोने की खदानें कहां होती है? या तो बड़ी बड़ी पहाड़ियों के अंदर होती है या जमीन के अंदर खदानें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पुरानी मूवी देखना जिसका नाम है कोयला। बहुत पुरानी मूवी है, अमिताभ बच्चन वगैरह उसके अंदर है, यंग थे जब वो लोग। सो कोयला मूवी में बहुत शानदार दिखाया है, कोयला नहीं सॉरी, वो तो शाहरुख खान की मूवी थी, काला पत्थर मूवी देखना या कोयला मूवी की स्टार्टिंग देखना। वहां पर यह बताया गया है कि किस तरीके से कोयले की खदानें होती है, माइंस। तो मैक्सिमम आपके जो मेटल्स होते हैं वो इन माइंस में से निकलते हैं। उसके अलावा कुछ और अगर मैं मेटल्स की बात करूं, जैसे आपके सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, कैल्शियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, ये अर्थ क्रस्ट के अलावा दे आर ऑल्सो फाउंड, यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर तो मिलते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स। यानी जो नमक होता है ना, जो खारा पानी होता है, आप बोलते हो ना सर समुद्र का पानी या सी का पानी बहुत खारा होता है, सॉल्टी होता है। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स इन समुद्र के पानी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स, they are found in the form of salts in oceans and sea water। तो आप इस दुनिया में अगर आपको कहीं से मेटल चाहिए तो आपको वो मेटल या तो अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलेगा
या तो वो मेटल आपको सी या ओशन वाटर के अंदर मिलेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बहुत जरूरी और बहुत खास टर्म हम लोग सीखेंगे जिसका नाम है मिनरल्स। क्या है? मिनरल्स। ना व्हाट आर मिनरल्स? प्यारे बच्चों, जो भी सब्सटेंस या जो भी कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट के अंदर से मिलता है, जो अर्थ के अंदर से मिलता है, उसे बोला जाता है मिनरल। क्या? वो सारे सब्सटेंसेस या वो कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स जो अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? मिनरल्स। तो ऑल दोस कंपाउंड्स which are obtained from the earth crust। ब्रैकेट में एक छोटी सी बात ध्यान रख लेना, एंड दे ऑल्सो कंटेन्स मेटल, यानी इनके अंदर आपको, इन कंपाउंड्स के अंदर जो अर्थ क्रस्ट के अंदर से निकल रहा है, इसमें आपको मेटल भी मिलना चाहिए। आपके पास इसमें मेटल भी होना चाहिए। तो ऑल दोस कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड ऑल्सो कंटेन मेटल्स इन इट आर कॉल्ड एज मिनरल्स। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? इनको मिनरल्स बोला जाता है। दे आर कॉल्ड एज मिनरल्स। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या हम एक डेफिनेशन और सीखने के लिए रेडी हैं? पक्की बात? चलिए, तो एक डेफिनेशन और सीखेंगे, क्योंकि अभी हमने मेटलर्जी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो जरा इन डेफिनेशंस को सीख लेंगे तो हमारा सारा काम क्लियर हो जाएगा। ओर्स आ गया हमारा जवाब। सर आपने ओर्स बोला था ना, अब आप वो सिखाइए। प्यारे बच्चों, एक बात समझना, मेरे पास में क्ले, CLAY, आपने डेफिनेटली इसका नाम सुना होगा। क्ले वो जो मिट्टी जैसी जो होती है, जिसके आप अलग अलग आइडल्स बनाते हैं, मूर्ति वगैरह बनाते हैं। जैसे क्ले के अलग अलग वो होते हैं ना, आप लोग कोई स्कूल वगैरह में भी आर्ट वगैरह के अंदर सिखाया जाता है कि अलग अलग स्टैच्यूज, अलग अलग मूर्ति वगैरह बनाने के लिए क्ले मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। सो क्ले अर्थ क्रस्ट से मिलती है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3 डॉट SiO2 डॉट 2H2O। और एक और मेरे पास में चीज होती है जिसको बोला जाता है बॉक्साइट। क्या बोला जाता है? बॉक्साइट। ये भी अर्थ क्रस्ट से मिलता है। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 डॉट 2H2O। अब क्योंकि ये दोनों ही अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, क्ले भी और बॉक्साइट भी, इसलिए बोथ आर कॉल्ड एज मिनरल्स। इसलिए बोथ आर मिनरल्स। और अब आप देखो, इन दोनों के अंदर एक क्या चीज कॉमन है? एल्यूमिनियम। तो दे बोथ आर मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। ये दोनों किसके मिनरल्स हैं? एल्यूमिनियम के मिनरल्स हैं। लेकिन जब मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि अगर मेरे पास में एक क्ले की खदान हो और एक बॉक्साइट की खदान हो, तो मेरे लिए एल्यूमिनियम को निकालना क्या क्ले से आसान होगा? एल्यूमिनियम नाम के मेटल को, ये देखो, ये हमारे बोर्ड की जो स्ट्रिप्स है, ये एल्यूमिनियम मेटल की बनी है। तो जब मेरे पास में क्ले होगी, तो क्या मेरे लिए क्ले से एल्यूमिनियम निकालना आसान होगा, फायदेमंद होगा, फ्रूटफुल होगा, मुझे प्रॉफिट देगा? या मेरे लिए बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकालना प्रॉफिटेबल होगा, फ्रूटफुल होगा? यानी कम खर्चे में, कम बॉक्साइट में ज्यादा एल्यूमिनियम मिलेगा तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। मतलब किस चीज में इकोनॉमिकली मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा? तो आप क्या जवाब दोगे? आपको क्या मालूम, आप तो मुझसे पूछोगे। तो गाइस, मैं आपको बताता हूं, ये जो क्ले है, इससे मेटल निकालना मुश्किल है। निकल तो जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, लेकिन कम आएगा। मतलब तुम 1 करोड़ रुपए की क्ले खरीदोगे तो उसमें से 50 लाख का एल्यूमिनियम निकलेगा। तो तुमको 1 करोड़ की तो पहले क्ले खरीदनी पड़ेगी,
फिर मशीन लगानी पड़ेगी, फिर मजदूर लगाने पड़ेंगे, फिर उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, तो वो तो बहुत महंगा काम हो गया। लेकिन एल्यूमिनियम तो जरा सा निकलेगा, नुकसान हो गया। लेकिन बॉक्साइट के अंदर 10 लाख रुपए के बॉक्साइट में लाखों करोड़ों का एल्यूमिनियम निकल सकता है। तो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल कौन है? बॉक्साइट से निकालना। तो अब यहां पर ओर की डेफिनेशन सुनो। ओर्स वो मिनरल्स होते हैं, यानी ओर और मिनरल एक ही चीज है। ओर्स वो मिनरल होते हैं जिनसे मेटल निकालना हमारे लिए इकोनॉमिक हो, हमारे लिए चीप हो, हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। तो आप लोग ओर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम विच extraction of metals are economic, cheap and profitable। यानी जिससे आप बड़े आराम से, बड़े इजीली आप मेटल निकाल सको। तो हमारे लिए ये बॉक्साइट मिनरल होने के साथ साथ और भी है, लेकिन क्ले हमारे लिए सिर्फ मिनरल है, और नहीं है। क्या ये बात समझ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? मतलब दुनिया में जितने ओर्स हैं वो सब मिनरल हैं, क्योंकि वो सब अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं। लेकिन दुनिया में जितने मिनरल्स हैं वो सब और नहीं कहला सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया के सारे मिनरल्स में से मेटल निकालना इकोनॉमिक, सस्ता और चीप नहीं होता। तो ये मिनरल और ओर का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ये दोनों की डेफिनेशन। और ये एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए। तो बॉक्साइट क्या हो गया? इज ओर एंड मिनरल बोथ। लेकिन क्ले क्या हो गया? ओनली मिनरल। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि क्ले से मेटल हम लोग नहीं निकालेंगे, इसलिए हम उसको सिर्फ मिनरल बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग बॉक्साइट को और भी बोल रहे हैं और मिनरल भी बोल रहे हैं। मतलब बॉक्साइट के अंदर एल्यूमिनियम तो है, मेटल तो है, और उससे निकालना आसान भी है। नोट कर लीजिए इसको जरा फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, 1 2 3 स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइस हम लोगों को यहां तक की बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग यह सीखेंगे कि अर्थ क्रस्ट में से मेटल्स कैसे निकाला जाए। क्या अर्थ क्रस्ट में लोहे का सरिया गड़ा हुआ मिलता है कि बस जमीन खोदी, लोहा निकाला और उसको मेल्ट करके सरिया बना दिया, या जमीन खोदी, कॉपर निकाल लिया? क्या ऐसा होता है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहां पर हम लोग सीखेंगे दैट मेटलर्जी, यानी आपके मेटल को निकालने की प्रोसेस, मेटलर्जी इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। मेटलर्जी किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। दैट इज, हमें अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सीखना है तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या थी रिएक्टिविटी सीरीज? मेटल्स को इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में हमने जमाया था। क्या थी? पोसो का माल। याद आया? पोसो का माल जहीर इरफान को नहीं, टिनटिन लेगा। हनी सिंह को मेरा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम दे दो। तो ये तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज है। तो यहां पर हम लोगों को यह देखना होगा कि आप कौन सा मेटल निकालना चाहते हो।
रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर के ये जो मेटल्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, भाई साहब बहुत ज्यादा खतरनाक रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद ये वाले सारे मेटल्स दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब इनकी रिएक्टिविटी ना ज्यादा होती है ना कम होती है। और ये वाले सारे मेटल लीस्ट रिएक्टिव कहलाते हैं। तो आप जरा ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को कौन से मेटल को निकालना है। तो अब हम लोगों को यहां पर यह देख लिया हम लोगों ने कि इनमें से जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो अलग है, मॉडरेट रिएक्टिव अलग है और लीस्ट रिएक्टिव अलग है। अब एक बात समझो, जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो अर्थ क्रस्ट में आपको नेटिव फॉर्म में मिल जाएगा। यानी अगर आप गोल्ड निकालोगे तो गोल्ड प्योर गोल्ड मिल जाएगा, मतलब प्योर नहीं होगा, गंदा होगा, आप उसको प्यूरिफाई कर सकते हो। तो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड एज सच और इन their native form or in their native form in the earth crust, in the earth crust। यानी जब आप अर्थ क्रस्ट को खोदोगे, जब आप जमीन को खोदोगे तो जमीन के अंदर से आपको सोने की खदान मिल जाएगी और वहां से बस सोना निकालो, थोड़ी सी उसकी साफ सफाई करो, थोड़ी सी उसको इम्प्योरिटी वगैरह निकाल दो, मेल्ट कर दो और अपने फॉर्म में बेच दो। लेकिन मॉडरेटली रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव कभी भी एज सच अपने एज सच फॉर्म में या नेटिव फॉर्म में नहीं मिलेंगे। मतलब तुमने जमीन खोदी और लोहा मिल गया, लोहे की खदान नहीं होती, लोहे की खदान नहीं होती। ये आप लोगों को हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, ये हमेशा किसी और एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाकर मिलेंगे। यानी किसी और एलिमेंट के साथ इनकी केमिकल रिएक्शन हो चुकी होगी और ये किसी और ही रूप में मिलेंगे। आपको उसको तोड़ तोड़ के आपका एलिमेंट अलग करना पड़ेगा। तो इनको निकालना अर्थ क्रस्ट से आसान है, इनको निकालना मुश्किल और इनको निकालना बहुत मुश्किल है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि जो पूरी मेटलर्जी है वो रिएक्टिविटी सीरीज पर, यानी रिएक्शंस, यानी आपके एलिमेंट, आपके मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्की बात। तो दे आर फाउंड इन देयर नेटिव फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट और इन देयर ऑक्साइड फॉर्म, और इन देयर ऑक्साइड फॉर्म। मतलब कि एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि मरकरी, आप लोग जानते हो मरकरी लीस्ट रिएक्टिव है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में आपको मरकरी Hg2O के फॉर्म में मिलेगा। जब आप जमीन खोदोगे तो आपको मरकरी HgO के फॉर्म में मिलेगा। यानी मरकरी की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो चुकी है और ये कंपाउंड बना लिया है। मतलब ये एक तरीके का मिनरल है क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर से मिल रहा है और हम इससे मरकरी निकालने वाले हैं, इसलिए ये एक तरीके का ओर है। तो ये आपको या तो इनके नेटिव फॉर्म में यानी बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे, जैसे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आपको प्योर फॉर्म में मिल जाता है, और कभी कभी ये लोग आपको इनके ऑक्साइड फॉर्म में भी मिल जाएंगे। जैसे कि ये, जैसे गोल्ड आपको कभी कभी AU2O के फॉर्म में भी मिलता है, गोल्ड ऑक्साइड। तो हम क्या करते हैं, इनको निकाल लेते हैं। तो अब यहां पर हमने ये देख लिया कि क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी अलग है, अर्थ क्रस्ट में इनके ओर्स भी अलग अलग टाइप के होंगे। अब वो कैसे होंगे वो मैं आपको सिखाता हूं, बट पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहां पर एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। घबराना नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं जीवन में, इसलिए घबराना नहीं है। मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, अच्छे से बस लेक्चर देखते चलो, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं आना चाहिए। ए बेटा इधर देखो, उधर क्या देख रहे हो, उधर देखो। मैं बोर्ड की तरफ मुड़ा, तुम पीछे देखने लग गए। हाँ चलो इधर देखो। तो गाइस हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो मेटल है METAL, हमारा जो मेटल है ये कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप्स का। पहला कौन सा टाइप?
जो कि बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव हो। एक टाइप हमने देखा जो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव हो, बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव हो, और एक टाइप हमने देखा जो मॉडरेट रिएक्टिव हो या मॉडरेटली रिएक्टिव हो। ठीक है, तो हम लोगों ने हमारे मेटल्स के 3 पार्ट देख लिए, मॉडरेटली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। ये रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर मिलेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज में ये टॉप पर मिलेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज में ये बॉटम पर मिलेंगे, और ये रिएक्टिविटी सीरीज के मिड में मिलेंगे। अब प्यारे बच्चों, वो सारे मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये आपको यूजुअली दे आर ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स। ये हमेशा कौन से फॉर्म में मिलेंगे? इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं आप लोगों से सोडियम की, तो सोडियम आपको NaCl के फॉर्म में मिलेगा, सोडियम आपको Na2CO3 के फॉर्म में मिलेगा, पोटेशियम आपको KCl के फॉर्म में मिलेगा, कैल्शियम आपको CaCO3 के फॉर्म में मिलेगा, CaCl2 के फॉर्म में मिलेगा, मैग्नीशियम MgCl2 के फॉर्म में मिलेगा, एक्सेट्रा। तो ये सारे सॉल्ट्स के फॉर्म में आपको मिलेंगे। और भाई साहब, सॉल्ट कहां पाया जाता है? दे आर ऑलवेज फाउंड इन वाटर, दे आर ऑलवेज फाउंड इन वाटर एंड समटाइम्स इन अर्थ क्रस्ट, एंड समटाइम इन अर्थ क्रस्ट। तो आपको ये सारे कंपाउंड्स कहां से मिलेंगे? सॉल्ट के फॉर्म में मिलेंगे अर्थ क्रस्ट के अंदर। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो भैया हाईली रिएक्टिव का तो सॉर्ट आउट हो गया इशू कि अगर हाईली रिएक्टिव मेटल चाहिए तो हम लोग यूजुअली पानी की तरफ जाएंगे, यूजुअली हम ओशंस की तरफ जाएंगे और वहां से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को निकाल लाएंगे। कोई दिक्कत? सर निकालेंगे कैसे? पानी में सोचते तो NaCl निकलेगा, फिर Na और Cl को अलग कैसे करेंगे? मैं काय के लिए हूं, सिखाऊंगा, लेकिन शांति रखो, रुको जरा, सब्र करो। जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं दे आर ऑलवेज फाउंड, कैसे मिलेंगे? इन देयर नेटिव फॉर्म। कैसे फॉर्म में मिलेंगे? या तो ये आपको इनके नेटिव फॉर्म में मिलेंगे और इन देयर ऑक्साइड फॉर्म। कौन से फॉर्म में मिलेंगे? ऑक्साइड फॉर्म में। तो यहां पर हम लोग ऑक्साइड लिख लेते हैं। आपको ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल मैक्सिमम केसेस में या तो ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे या तो आपको ये इनके नेटिव फॉर्म में मिलेंगे। नेटिव फॉर्म में यूजुअली प्लैटिनम और सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड ही मिलता है। बाकी सिल्वर, मर्क्यूरी और कभी कभी गोल्ड ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है। तो ये तुम्हारी लीस्ट रिएक्टिव की बात हो गई। अब प्रॉब्लम आती मॉडरेटली रिएक्टिव, क्योंकि हमें हमारे यूज के लिए कॉपर, जिंक, आयरन, क्रोमियम, ऐसे सारे मेटल्स, ये सारे जो मेटल्स हैं, ये सारे मेटल्स हमें डेली लाइफ में कहीं ना कहीं लगते हैं। एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, है ना, ये सारे मेटल हमको डे टू डे लाइफ में लगते हैं और ये सब मॉडरेटली रिएक्टिव के अंदर आते हैं। तो बेटा वो सारे मेटल जो मॉडरेटली रिएक्टिव आते हैं, ये आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर 2 टाइप से मिलेंगे। या तो आपको ये सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे या तो आपको ये इनके ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे। नहीं, ऑक्साइड नहीं लिखना, कार्बोनेट लिखना। या तो आपको ये इनके सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे या तो ये आपको इनके कार्बोनेट फॉर्म में मिलेंगे। कुछ एग्जांपल्स हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको जिंक चाहिए तो जिंक सल्फाइड ZnS के फॉर्म में आपको मिलेगा। आपको अगर
लेट से आयरन चाहिए तो आयरन FeS के फॉर्म में मिलेगा, या ZnCO3 मिलेगा कार्बोनेट के फॉर्म में, या FeCO3 मिलेगा आपको। समझ रहे हैं आप लोग प्यारे बच्चों बात को? लेड अगर चाहिए तो लेड आपको PbS के फॉर्म में मिलेगा या PbCO3 के फॉर्म में मिलेगा। तो कार्बोनेट का मतलब CO3 हो और सल्फाइड का मतलब ZnS हो। क्या यह बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? तो यह तरीका होता है आपके मेटल्स को अर्थ क्रस्ट के अंदर से क्लासिफाई करने का। सल्फाइड का मतलब मेटल के साथ में सल्फर जुड़ा हो और कार्बोनेट का मतलब CO3 जुड़ा हो। तो आपको यहां पर यह पता लग गया दैट आपका मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल आर ईदर फाउंड इन सल्फाइड और इन कार्बोनेट फॉर्म। या तो आपको ये आपके सल्फाइड फॉर्म में मिलेगा या तो आपको ये आपके कार्बोनेट फॉर्म के अंदर मिलेगा। तो हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। तो आपको आपके मेटल्स को यहां पर यह देखना है। पहली चीज तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में कहां आ रहा है। हाईली रिएक्टिव आ रहा है तो अलग हो गया, मॉडरेटली रिएक्टिव आ रहा है तो अलग हो गया, और आपका अगर लीस्ट रिएक्टिव आ रहा है तो अलग हो गया। लीस्ट रिएक्टिव में तो नेटिव डायरेक्ट मिल जाएगा या ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा। मॉडरेटली रिएक्टिव है तो या तो वो सल्फाइड के रूप में होगा या कार्बोनेट के रूप में होगा, और अगर हाईली रिएक्टिव है तो इनका फॉर्म अलग हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरीके की कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों। अब तो ठीक है सर, अब हम इसे निकालेंगे कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको पानी में से नमक मिल जाएगा, लेकिन नमक में से सोडियम कैसे निकालेंगे? तो प्यारे बच्चों इसकी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मतलब आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको नमक मिल जाएगा, जैसे ही आपको नमक मिल जाएगा आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जगह हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन। यानी आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। जैसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे आपको मेटल मिल जाएगा, फिर आपको उस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। बस जैसे ही आप प्यूरिफिकेशन करेंगे आपको आपका मेटल तैयार है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। यहां पर क्या मैं ये रब कर दूं? आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही रखा है। चलिए अब गाइज यहां पर क्या होता है, हम लोगों को सल्फाइड में से मेटल निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम होता है रोस्टिंग। ना 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 ना, ये वो रोस्टिंग नहीं है जो कैरी मिनाटी करता है। यहां पर रोस्टिंग क्या होती है ये मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा नाम समझ लो। जब आप सल्फाइड की, यानी जब आप इन ओर्स की जो अपने सल्फाइड फॉर्म में है रोस्टिंग करेंगे, तो रोस्टिंग के बाद ये अपने ऑक्साइड फॉर्म में चले जाएंगे। कैसे? जैसे ZnS है तो ये बन जाएगा ZnO, FeS है तो ये बन जाएगा FeO, PbS है तो ये बन जाएगा PbO। फिर आप इसका करेंगे स्मेल्टिंग। आप फिर कौन सी प्रोसेस करेंगे? SMELTING। फिर आप क्या करेंगे? इनकी स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग के बाद आपको जो मेटल मिलेगा, मेटल निकल जाएगा, फिर आप कर लेंगे उसका प्यूरिफिकेशन। क्या कर लेंगे? प्यूरिफिकेशन। तो ये प्रोसेस आपको काय में यूज करनी है? सल्फाइड के अंदर। समझ में आ रही है बात? डिटेल में समझाऊंगा क्या होता है, कैसे होता है, बट पहले जरा इतना देख लो। ठीक है, चलो अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कार्बोनेट्स जब आपके पास में कभी आपको मिलते हैं तो यहां पर इनके लिए एक प्रोसेस करनी पड़ती है जिसको बोलता है कैल्सिनेशन। जब आप कैल्सिनेशन करते हो तो ये कार्बोनेट फॉर्म से मेटल अपने ऑक्साइड फॉर्म में आ जाता है। फिर आप ऑक्साइड की तो आपको क्या करना है, आप सब लोगों को पता है, स्मेल्टिंग, और स्मेल्टिंग के बाद प्यूरिफिकेशन। ठीक है,
तो ये आपको कार्बोनेट्स के लिए करना है, और यहां पर तो ये क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म में है। वैसे एक बात बताऊं मैं, ऑक्साइड के अलावा आपको कभी कभी ये अपने सल्फाइड फॉर्म में भी मिलते हैं, यानी ऑक्साइड से पहले ये देखा गया है कि ये अपने सल्फाइड फॉर्म में हो। सल्फाइड वालों की फिर आप क्या कर दो, रोस्टिंग, यानी कि यहां पर लीस्ट रिएक्टिव मेटल नेटिव फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में या सल्फाइड फॉर्म में होते, तो सल्फाइड की रोस्टिंग कर दो तो वो ऑटोमेटिकली अपने ऑक्साइड फॉर्म में आ जाएंगे, और ऑक्साइड का आप स्मेल्टिंग कर दो तो स्मेल्टिंग के बाद मेटल मिल जाएगा, और मेटल का आप फिर प्यूरिफिकेशन कर दो। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ प्रोसेसेस होती हैं इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की। अब आज के वीडियो में मैंने आपको बस इनका इंट्रोडक्शन दिया है। आज के वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि मेटल अर्थ क्रस्ट में कितने टाइप में होता है, या तो अपने सॉल्ट के फॉर्म में जो हाईली रिएक्टिव हो, जो लीस्ट रिएक्टिव हो या तो अपने नेटिव फॉर्म में, या तो अपने डायरेक्ट ऑक्साइड फॉर्म में, और अगर ऑक्साइड फॉर्म में ना हो तो थर्ड एंड द वर्स्ट केस सल्फाइड फॉर्म में। लेकिन जो मॉडरेटली रिएक्टिव है वो दो फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट एंड सल्फाइड। फिर आपको इनसे मेटल निकालना है, तो मेटल कैसे निकालेंगे, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनका आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, मेटल मिल जाएगा, मेटल का प्यूरिफिकेशन कर दो। जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं अगर नेटिव फॉर्म में है तो डायरेक्ट प्यूरिफिकेशन कर लो, अगर ऑक्साइड फॉर्म में है तो ऑक्साइड की स्मेल्टिंग करो, स्मेल्टिंग से क्या मिल जाएगा, मेटल, मेटल का प्यूरिफिकेशन कर दो। और तीसरा और वर्स्ट केस, अगर सल्फाइड फॉर्म में है लीस्ट रिएक्टिव मेटल, बहुत रेयरली सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं, तो उसकी रोस्टिंग करो, रोस्टिंग करने पर सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाते हैं। यहां पर मैं सिखा चुका हूं सल्फाइड और ऑक्साइड कैसे दिखते हैं। सल्फाइड में सल्फर होता है, ऑक्साइड में ऑक्सीजन होता है। ऑक्साइड की फिर स्मेल्टिंग कर दो, मेटल मिलेगा, प्यूरिफिकेशन कर दो। अगर मॉडरेटली रिएक्टिव है तो दो प्रकार के होते हैं, या तो सल्फाइड फॉर्म या तो कार्बोनेट फॉर्म। सल्फाइड की रोस्टिंग करी जाती है तो वो ऑक्साइड में बदल जाता है, ऑक्साइड की स्मेल्टिंग करी जाती है तो वो मेटल मिल जाता है, और मेटल का फिर प्यूरिफिकेशन करना होता है। कार्बोनेट फॉर्म का कैल्सिनेशन करना होता है ताकि ऑक्साइड मिले, ऑक्साइड की फिर वही कॉमन स्मेल्टिंग करो ताकि मेटल मिले, और मेटल की प्यूरिफिकेशन कर लो। तो गाइस, आज का वीडियो इंट्रोडक्टरी था। कल के वीडियो में हम देखेंगे कि मेटल को पूरा अर्थ से निकालना, यानी ओर को निकालना, ओर को साफ करना, उसके बाद रोस्टिंग कैसे करते हैं, कैल्सिनेशन कैसे करते हैं, स्मेल्टिंग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं ये सारी चीजें मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो गाइस, आज इतना नोट कर लो, आज का वीडियो और इसके बाद वाला वीडियो आप कॉम्बिनेशन में देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ब्रेक करके देखोगे तो एक बार अगले वीडियो को देखने से पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेना। तो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप सब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। इसके आगे की बात वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।